का होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपको। देखो, अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे पहले मुझे यूजर से एक नंबर लेना होगा। ठीक है, मान लो यूजर ने एक नंबर दिया है 5 और मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल? तो नंबर, उसके बाद एक फैक्टोरियल का सिंबल होता है या एक्सक्लेमेशन साइन को बोलते हैं। इस 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में? तो जो भी नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहां से लेकर उसके बाद के जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करना है। कहां तक? 1 तक। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर लास्टली मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो हमें आंसर मिलता है 120। ठीक है, सिमिलरली आप किसी और नंबर का भी फैक्टोरियल ले सकते हो, जैसे 10 का, 20 का, 100 का, किसी का भी। मैं एक और नंबर बता देता हूँ, जैसे 7 फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना हो तो मैं उसको निकाल सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 और फिर 1, और फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अभी हम लोग थ्योरी की क्लास में एक दो दिनों के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिकर्जन। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला प्रोग्राम जो है वहां पे रिकर्जन के मेथड से भी सॉल्व करना बताऊंगा। फिलहाल हम अभी जो है नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, प्रोग्रामिंग में फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम हम बनाएंगे अभी यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की मदद से बनाने से पहले मैं आपको फंक्शन क्या होता है वो बताना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो, आपने मान लो कोई प्रोग्राम लिया है, यहाँ पे आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस कोई सा भी लैंग्वेज ले ले सकते हो। मैं आज सी प्लस प्लस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है एक मेथड है, एक सेट ऑफ कोड होते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हम टोटल 3 टास्क को परफॉर्म करें। पहला टास्क जो होता है वो होता है डिक्लेरेशन का। ठीक है, मैं उसको शॉर्ट में DECL लिख देता हूं। उसके बाद जो सेकंड टास्क हम करते हैं वो होता है फंक्शन की कॉलिंग, और जो लास्ट टास्क हम करते हैं वो होता है फंक्शन का डेफिनेशन। मैं इसको DEF से लिख सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन दोनों एक ही जगह कर सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक ही जगह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों को एक ही जगह कर दो प्रोग्राम में, और बाद में फिर सिर्फ एक जगह कॉलिंग करो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा करना चाहते हो। डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक जगह भी लिख सकते हो, डिक्लेरेशन डेफिनेशन और कॉलिंग को अलग अलग जगह पे भी लिख सकते हो। फंक्शन का फायदा ये होता है कि जैसे मान लो एक लंबा सा प्रोग्राम आपने बनाया है जिसमें आपको एक सम करना है। सम के एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो आपको एक प्रोग्राम में बार बार सम करना है, तो आप पहला जो नॉर्मल अप्रोच यूज कर सकते हो वो ये हो सकता है कि आपको जहां जहां सम करना हो आप हर जगह सम को यूज कर लो। जैसे A+B यहाँ पे भी कर लिया, फिर थोड़े देरों के बाद, थोड़े टाइम के बाद फिर से एक जगह सम आ गया, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से सम का कोड लिखे हुए आप। या फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सम नाम का एक फंक्शन बना लो एक बार, और जहां पे भी आपको सम करना है आप उस जगह सम को कॉल कर लो। इससे होता क्या है कि हमारा सम नाम का जो फंक्शन बनाया है हमने, उस कोड को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, हम बस कॉल कर लेते हैं उस फंक्शन को और हमारा काम परफॉर्म हो जाता है। इससे हमारे कोड में रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आप जब आगे चल के या OOPM में पढ़ोगे तो OOPM में एक कंसेप्ट भी है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमें जो मल्टीपल एक ही काम को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमें रीयूजेबिलिटी अपने कोड में बढ़ जाती है, जिससे हमारा कोड जो है साफ सुथरा और अच्छा दिखता है, समझने लायक रहता है। ठीक है, और यही सही तरीका भी है। फंक्शंस जो होते हैं उसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो डेफिनेशन जो होता है उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो फंक्शन का नाम। अगर मैंने फंक्शन को f नेम से रिप्रेजेंट किया हूं
तो ये उसका नाम हो जाएगा। जैसे हमारा और आपका अपना एक नाम है, उसी तरह से फंक्शन का भी एक नाम होगा। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं आती। उसके बाद फंक्शन में जो सेकंड चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती है उसके पैरामीटर्स की लिस्ट। पैरामीटर्स का मतलब कि ये फंक्शन जो है कौन कौन सी इनपुट वैल्यू को यूज करेगा। तो हमें वो इनपुट वैल्यू यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखनी होती है। ठीक है। अब ये इनपुट वैल्यूज जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, और इवन 0 भी हो सकता है। यानी आपको ऐसे फंक्शन भी दिखेंगे जिसमें आपने पैरामीटर्स बिल्कुल भी पास नहीं किया है। आपको ऐसे फंक्शन भी दिखेंगे जिसमें एक पैरामीटर है। कुछ ऐसे फंक्शंस भी दिखेंगे जिसमें 1 से ज्यादा पैरामीटर्स भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कॉमा से सेपरेट करके लिखा है ये कहलाता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं कभी कभी इसको। ठीक है। अब ये तो फर्स्ट चीज रिक्वायर्ड हो गई कि फंक्शन का नाम। उसके अलावा सेकंड में हो गया कि हमें फंक्शन में लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देना होगा, वो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा हमें एक और चीज देनी होती है कि ये फंक्शन जो है वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा, तो उस टास्क का कोई ना कोई आउटपुट भी जनरेट होगा। तो वो जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो आउटपुट किस टाइप का है। ठीक है। तो हमें वो टाइप जो है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। हम इसको बोलते हैं कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रिटर्न टाइप। ठीक है। रिटर्न टाइप। अब इसमें मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा अच्छे से। रिटर्न टाइप का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपने दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया है, एक फंक्शन बनाया है। तो उस फंक्शन का नाम मैं क्या रख सकता हूं, सम। ठीक है। तो ये एफ नेम का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब मुझे इसमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में दो नंबर पास कर सकता हूं। मान लो ए और बी, ये दो नंबर हैं। अब ये दोनों नंबर जो सम होंगे, मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये सम होने के बाद क्या मिलेगा आपको, 30। तो ये जो 30 है ये आउटपुट हुआ। तो मुझे ये भी लिखना होगा कि ये जो 30 है वो किस टाइप का है। तो ये 30 जो है वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो मुझे उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा कि ये सम जो है एक आउटपुट जनरेट करेगा जिसका रिटर्न टाइप है इंट। ठीक है। अब ये जो पैरामीटर्स आपने ए और बी दिया था, एक्चुअल में मुझे यहाँ पे इस ए और बी के भी टाइप को बताना पड़ता है। तो ए एक नंबर है यानी कि मैं इसको भी बताऊंगा ये इंट है। बी भी एक नंबर है तो मैं इसको भी बताऊंगा एक इंट है। तो अगर आपने कहीं इस तरह से लिख रखा है इंट सम, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, फिर इंट ए कॉमा इंट बी ऑफ पैरेंथेसिस क्लोज किया, तो ये देखकर आप बता सकते हो कि ये एक फंक्शन है। ठीक है। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और आपसे अगर ये पूछा जाए कि बेटा ये बताओ ये वाला फंक्शन है या नहीं, या फिर इसमें से कौन कौन सी चीजें जो लिखी है वो फंक्शन है, तो आप पहचानोगे कैसे कि वो फंक्शन है या नहीं। तो प्रोग्राम में सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में किसी के भी नाम के बाद अगर ये स्मॉल ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, अगर किसी के नाम के बाद ये पैरेंथेसिस दिखता है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वो एक फंक्शन है। ठीक है। अगर फंक्शन पहचानना है तो आपको ये स्मॉल ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस के नाम से जाना जाता है इसको ढूंढना होगा। ये ब्रैकेट दिखा मतलब उसके नाम के पहले जो भी है वो फंक्शन है। जैसे यहाँ पे आपको एक पैरेंथेसिस का पेयर दिख रहा है, यानी कि ये सम जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है। अब इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप मैंने यहाँ लिखा था, ये रिटर्न टाइप क्या बताएगा कि ये जो फंक्शन है ये जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उस टास्क का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट किस तरह का है। अगर वो एक इंटीजर वैल्यू होगा तो मैं उसमें इंट लिखूंगा। अगर इसका आउटपुट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, मतलब ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल वैल्यू भी आती है, तो मैं यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप लिखूंगा फ्लोट। ठीक है। अगर वो जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो आउटपुट अगर एक कैरेक्टर टाइप का है यानी ABCD अल्फाबेट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैर। ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो कि टास्क परफॉर्म करते तो हैं लेकिन कोई आउटपुट जनरेट नहीं करते।
तो उस केस में ऐसे फंक्शन जिसका कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होता है, उसके लिए हम रिटर्न टाइप लिखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि हमने एक फंक्शन बनाया है जो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बदले में रिटर्न करके आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकते हैं? कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इंट हो सकता है, वॉइड हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। बहुत तरह के होते हैं। जो जितने भी डेटा टाइप आपने पढ़े हैं वो सारे डेटा टाइप यहाँ पे यूज आप कर सकते हो एज ए रिटर्न टाइप। सिमिलरली आपने जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए हैं, उन सारे पैरामीटर्स का अपना खुद का भी एक डेटा टाइप होगा। अब इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, एक सेकंड। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था एक फंक्शन में तीन चीजें होती है। पहला होता है डिक्लेरेशन। तो मैं किसी फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करूंगा? एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो रिटर्न टाइप। तो मैं लिखूंगा रिटर्न टाइप, उसका जो भी रिटर्न टाइप है, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, कुछ भी। पहले तो लिखना होगा रिटर्न टाइप क्या होगा। उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, तो मैं उसको एफ नेम लिख दे रहा हूं, फंक्शन का नाम। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। उस ब्रैकेट के अंदर आपको सारे पैरामीटर्स लिखने हैं जो भी एज ए इनपुट वो लेने वाला है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पैरामीटर ही है, वन पैरामीटर ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा टाइप उस पैरामीटर का। इंटीजर टाइप का डेटा है या फ्लोट टाइप का है तो वो डेटा टाइप पैरामीटर का, और उसका नाम। किसका नाम? जो भी पैरामीटर आप यूज कर रहे हो उसका डेटा का नेम। सर ये ठीक है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट एक ही चीज होती है क्या? दोनों एक ही चीज होती है। वो बोलने वक्त कभी पैरामीटर बोल देते हैं, कभी आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं, एक ही चीज होती है। ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने ये लिखा। अब मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको बता रहा था। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि मैं जो फंक्शन यूज कर रहा हूं उस फंक्शन को मैं अभी यूज नहीं करने वाला। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम बताया है कि ऐसा कोई फंक्शन मैं यूज करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया है कि उसके अंदर की कंटेंट क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, डिक्लेरेशन में हमें सिर्फ इतना बताना होता है कि एफ नेम नाम का एक फंक्शन बनाया है जो कि हम यूज करेंगे बाद में। तो ऐसा होता है, तो हमें क्या करना होता है, इस लाइन के बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। डिक्लेरेशन में हमेशा सेमी कॉलन आपको लगाना पड़ेगा। तो सेमी कॉलन देखने के बाद कंप्यूटर को यह समझ में आएगा, कंपाइलर को यह समझ में आएगा कि अच्छा, यूजर ने एक फंक्शन बनाया तो है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि वो काम क्या क्या करने वाला है। अभी हमने सिर्फ नाम बता दिया आपको। जैसे मान लो कि आपका कल से परसों से यूनिट टेस्ट है, तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि बेटा कल से यूनिट टेस्ट है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि यूनिट टेस्ट है। लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया कि कौन से यूनिट का क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब नहीं बताया। ठीक है, तो डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ कंप्यूटर को ये बताया, कंपाइलर को ये बताया है कि एक फंक्शन हमने बनाया है जो यूज हम करेंगे, ताकि कंपाइलर पहले से ही सचेत रहे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, यस सर। बात आती है डेफिनेशन की। मत जाना, वो लिखते वक्त कभी कभी गलत लिख देता हूं मैं स्पेलिंग। डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया था वो फंक्शन एक्चुअल में टास्क क्या कर रहा है। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको ये वाली चीजें दोबारा लिखनी पड़ेगी। मतलब अब ये क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन है, तो आप जब डेफिनेशन लिख रहे हो तो समझ में आना चाहिए ना कि ये किस फंक्शन का डेफिनेशन है। इसीलिए हमें यहाँ पे दोबारा यही चीजें लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको दोबारा लिख नहीं रहा हूं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो डेफिनेशन के समय हमें क्या करना होगा, फिर से ये सारी चीजें लिखेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, उसके सारे पैरामीटर्स। बस एक चीज नहीं लिखेंगे, और वो चीज है कि हम यहाँ पे डेफिनेशन के समय कोई सा भी सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें डेफिनेशन के समय उसकी टास्क को बताना है कि वो क्या क्या करने वाला है, इस कारण से हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे उसकी बॉडी स्टार्ट कर देंगे और ये वाला फंक्शन जो भी काम करने वाला है वो सारी लाइनें यहाँ पे लिख देते हैं। आप इस दोनों को ध्यान से देखोगे तो डिक्लेरेशन में मैंने सिर्फ नाम लिखा था, सेमीकोलन लगाया था, कोई भी बॉडी इसकी नहीं बनाई थी, जबकि डेफिनेशन लिखते समय मैंने वो काम तो किया ही, सेमीकोलन को हटा दिया और उसकी बॉडी भी लिख दी, मतलब वो बॉडी के अंदर हम वो सारी चीजें लिखेंगे कि वो करने क्या वाला है। ठीक है, अब आगे जो लास्ट टॉपिक बच गया इसमें वो है कॉल करना। हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? तो फंक्शन को कॉल करने का मतलब होता है कि उस फंक्शन की डिक्लेरेशन हो रखी है, यानी कंपाइलर को पता है कि ऐसा कुछ है, डेफिनेशन भी बता रखा है कि हाँ इस फंक्शन के अंदर ये सारे काम होंगे। कॉल करने का मतलब कि अब उस फंक्शन को एक्चुअल में यूज करना। ठीक है, तो जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके पैरामीटर्स को पास करते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब हमने फंक्शन का नाम लिखा, हमारे फंक्शन का नाम था एफ नेम, तो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया है। और हमारे फंक्शन में कितने पैरामीटर्स आ रहे थे, मैंने एग्जांपल में सिर्फ एक ही लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन के बगल में ब्रैकेट लिखूंगा और उसके अंदर एक डेटा पास कर दूंगा, एक्चुअल का डेटा पास कर दूंगा। अब ये डेटा आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल का नाम लिख करके भी पास कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन, ये हो गया फंक्शन की कॉलिंग। अगर आपको इसको ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं आया है, और ये जो डेटा टाइप आप लिख रहे थे इस डेटा नेम का, ये वाला भी नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। ठीक है, हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा और वो डेटा दे दिया जो उसको चाहिए थी। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि फंक्शन की डिक्लेरेशन के समय या डेफिनेशन के समय आपने जितने भी डेटा मेंबर्स लिया, डेटा यहाँ लिख रखे हैं, पैरामीटर्स लिख रखे हैं, जैसे मैंने बोला था ना एक से ज्यादा पैरामीटर भी हो सकता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ पैरामीटर होती है। तो डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में जितने भी पैरामीटर है, मान लो आपने 3 पैरामीटर दिए थे, तो वो तीनों यहाँ पे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक पैरामीटर दे दो बाकी 2 को नहीं दो। आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उस फंक्शन में जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सभी को देने पड़ते हैं। हम इसको बोलते हैं कि हम पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर को पास करना मतलब जितने पैरामीटर है वो सारे पैरामीटर उसी सीक्वेंस में, सेम सीक्वेंस में, उल्टा सीधा नहीं कर सकते आप, सेम सीक्वेंस में देना होगा। जैसे मान लो आपने एक फंक्शन बनाया है एक्स वाई जेड नाम से, ठीक है, और उसमें जो पैरामीटर्स थे वो 3 पैरामीटर्स थे। पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का था, दूसरा पैरामीटर कैरेक्टर टाइप का था और तीसरा पैरामीटर मान लो फ्लोट टाइप का था। तो जब आप इसको यूज करोगे यानी फंक्शन का कॉल करोगे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा एक्स वाई जेड फंक्शन का नाम, और ये जितने जिस तरह के डेटा है उस तरह का, यानी 10 लिख दो, ए लिख दो और 10.5 लिख दो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स वाई जेड नाम लिखा और यहाँ पे 10.5 कर दिया, दूसरे नंबर में 10 कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया। नहीं, जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में आपने यहाँ बताया है उसी ऑर्डर में नंबर होने चाहिए, उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो थी वो फंक्शन को समझने में मदद करने के लिए मैंने आपको बताया। अब आ जाओ एक्चुअल के प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखो हमारा जो मेन फोकस था आज का वो है फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो फैक्ट नाम का फंक्शन है उसमें कितने इनपुट चाहिए, तो इनपुट हमें पता है कि हमें सिर्फ एक ही नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, या तो 5 का निकाल लो, या तो 10 का निकाल लो, या तो 20 का निकाल लो, यानी यूजर सिर्फ एक ही नंबर देगा और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर में सिर्फ एक ही नंबर देने वाला हूँ और वो जो नंबर है मैं ले लेता हूँ इंट टाइप का। तो मैंने लिखा यहाँ पे इंट ए। अब ये जो फैक्ट नाम का फंक्शन है ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगा, जैसे 5 का फैक्टोरियल का आंसर क्या था 120, वो 120 क्या है, वो एक नंबर है। तो मैं उस नंबर का रिटर्न टाइप भी लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे हो गया इंट। ठीक है, तो फंक्शन का नाम लिखा, उसमें जो इनपुट ले रहे थे वो लिखा और रिटर्न टाइप लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। इसका मतलब मैंने सिर्फ फंक्शन को
डिक्लेयर किया, ये वाली लाइन होगी सर वो अपन डिक्लेरेशन। रिटर्न जीरो नहीं लिख सकते फंक्शन में, क्योंकि मतलब वो तो वॉइड, जब अपन रिटर्न टाइप वॉइड होता है तभी लेते हैं शायद, है ना? रिटर्न टाइप जब वॉइड होते हैं तो आपको कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न जीरो वाला कंसेप्ट जो है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, कि मेन नाम का फंक्शन के बारे में जब बताऊंगा ना तब, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। यस। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन लिखा है वो डिक्लेरेशन किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन भी करना चाहते हैं, तो डिफाइन जो है वो मैं बाद में करूंगा यहाँ पे कहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेन नाम का फंक्शन लिखता हूँ। आपको देखा होगा आपने प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी इंट मेन या वॉइड मेन करके लिखा आता है। अगर मैं पूछूं कि ये मेन जो है ये फंक्शन है क्या, तो आपका आंसर होगा हाँ ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस मेन के बगल में भी मुझे पैरेंथेसिस दिखा था। ठीक है, तो ये मेन भी एक फंक्शन होता है। यानी कि अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप एक प्रोग्राम ऐसा बना सकते हो जिसमें एक भी फंक्शन ना हो, तो आपका आंसर होगा नहीं, कम से कम एक फंक्शन तो जरूर होगा और वो फंक्शन मेन फंक्शन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस मेन फंक्शन के अंदर कुछ कुछ लाइनें लिखने के बाद मैं इस फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, मतलब एक्चुअल में यूज करूंगा। तो कॉल कैसे करूंगा, मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, फैक्ट। अच्छा यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एफ जो है कैपिटल कर दिया था, यहाँ स्मॉल लिख दिया है, तो वो भी एक एरर है, तो मैं इसको भी स्मॉल लेटर्स में ही एफ कर देता हूँ। ठीक है, जो जिस तरह से ये लिखा उसी तरह से यहाँ पे लिखना है। सर और मान लो वेरिएबल का फर्स्ट लेटर तो हमेशा स्मॉल ही रखना चाहिए ना, मतलब जैसे बेस्ट हाँ हाँ, प्रैक्टिस के हिसाब से। ये एक अपने क्या बोलते हैं उसको, एक गाइडलाइन है, एक रूल है, उसके हिसाब से आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यस। क्या किया, फैक्ट लिखा फंक्शन का नाम, और मुझे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। ठीक है, और फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ये है फंक्शन का कॉल। कैसे पता है मुझे फंक्शन का ये कॉल है? क्योंकि फंक्शन का कॉल जब भी होगा तो वो मेन नाम के फंक्शन के अंदर होगा या फिर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर होगा। फंक्शन का कॉल जो है हम किसी फंक्शन के अंदर ही करते हैं। अब जो है फंक्शन की डेफिनेशन तो अभी भी नहीं लिखी है हमने। मैंने डिक्लेरेशन लिखा था, कॉल लिखा था, डेफिनेशन नहीं लिखा। तो मैं क्या करूंगा, मेन को कर दूंगा क्लोज, और मेन के क्लोजिंग के बाद बाहर में कहीं पे मैं लिखूंगा फंक्शन का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए मुझे फिर से उसको ऐसे ही लिखना होगा, इंट फैक्ट, और यहाँ पे इंट ए। और जो पहले मैंने ये वाली लाइन में लिख रहा हूं दोबारा, ये जो यहाँ लगाया था सेमीकोलन, उसको मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लगाने वाला, और इसकी बॉडी स्टार्ट कर दिया। अब इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अब देखो आप फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से 3 का फैक्टोरियल करके लिख के दिखाता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल है। 3 का फैक्टोरियल कैसे निकाला था, 3 को मल्टीप्लाई किया था 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया था 1 से, है ना। इस तरह से ही आपने फैक्टोरियल निकाला था ना। तो मुझे क्या करना है, जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उस चीज को 1 से डिक्रीज करके फिर मल्टीप्लाई करना है। उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से 1 से डिक्रीज करके फिर से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला सीक्वेंस। तो मैं ऐसा करता हूँ, फॉर लूप यूज कर सकते मैं डायरेक्टली कोड पे ही आ जाता हूँ, वहां से आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डिक्लेरेशन है, ये कॉल है, और यहाँ पे हमने उसकी बॉडी लिखी है। ये बॉडी जो है मैं सीधे कोडिंग में ही दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। टाइम को सेव करने के लिए मैंने इसका प्रोग्राम जो है ऑलरेडी पहले से ही लिख के रखा है। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। देखिए, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल लिखनी पड़ती है। ये हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल एक ऐसा फाइल है कंपाइलर के अंदर सी प्लस प्लस का, जिसके अंदर हम जो भी कोड लिखने वाले, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ ये सी आउट, ये वाला टर्म। अब ये जो सी ओ यू टी सी आउट लिखा है, इसको काउट नहीं पढ़ते, सी आउट पढ़ते। सी आउट जो लिखा है ये काम क्या करेगा। अब इसके लिए तो अभी जैसे हमने फंक्शन देखा था, तो मैंने बोला ना फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा, फंक्शन की एक बॉडी होगी जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि इसका टास्क क्या क्या है, ये क्या क्या कर सकता है। सिमिलरली सी आउट भी एक कुछ है, उसका भी टास्क क्या क्या होगा ये भी कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये जो सी आउट का टास्क है, जो ये सी आउट कर सकता है, वो सब चीज कहाँ लिखी हुई है,
IO स्ट्रीम नाम की एक फाइल है उसके अंदर, और उस फाइल को हम बोलते हैं हेडर फाइल। अगर आपने अपने प्रोग्राम में इस तरह का हेडर फाइल यूज नहीं किया तो आपको एरर दिखाएगा। क्या एरर दिखाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सी आउट का रोल क्या है, सी आउट का टास्क क्या है, तो वो उसको एरर दिखा देगा। इसलिए आपको अपने प्रोग्राम में हमेशा हेडर फाइल को ऐड करना पड़ता है। एक से ज्यादा हेडर फाइल होते हैं, जिस तरह का टास्क आप कर रहे हो उस तरह का हेडर फाइल आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो इंक्लूड वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब है? ये इंक्लूड का मतलब है कि ये जो हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम नाम से, इस हेडर फाइल के अंदर जितनी भी लाइनें लिखी हुई है वो सारे के सारी लाइनें आप यहां पर कॉपी कर दो। मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन ये इंटरनली कंपाइलर को ये मैसेज जाएगा कि हेडर फाइल जो लिखी है आईओ स्ट्रीम, उसके अंदर बहुत सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस लिखे होंगे, वो सारी लाइंस आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे इंक्लूड कर दो, इसको यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो ये होता है इस लाइन का मतलब कि मुझे आयोस्ट्रीम नाम के हेडर फाइल के अंदर की कंटेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जो सेकंड लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसको फिलहाल के लिए आप लोग थोड़ा होल्ड कर लो। ओपीएम नाम के सब्जेक्ट में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये नेम स्पेस नाम का जो रोल है वो वहां पे क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको ऐसे एज इट इज रहने दो कि हाँ ऐसा हमें लिखना पड़ेगा सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा है ये क्या है? ये है एक फंक्शन का डिक्लेरेशन। कैसे पता मुझे? देखो ये वाला पैरेंथेसिस देखने से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक फंक्शन है, क्योंकि पैरेंथेसिस है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट देखने से समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे भी ओपनिंग है यहाँ क्लोजिंग है, यानी कि ये ब्रैकेट दिखा तो समझ जाएंगे कि ये फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। उसमें टोटल कितने पैरामीटर्स हमने पास किए हैं, कितने इनपुट दिए हैं? तो सिर्फ एक ही इनपुट दिया है, और उसका इनपुट का जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। मतलब जो इनपुट हम देंगे वो एक नंबर देंगे, एक इंटीजर वैल्यू देंगे। ये जो आंसर रिटर्न करेगा फैक्टोरियल नाम का प्रोग्राम, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन जो भी आंसर रिटर्न करेगा, जो भी आंसर प्रोवाइड करेगा, वो आंसर का डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, छोटे नंबर के लिए 5 6 7 तक का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप यहाँ इंट भी लिख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बड़े नंबर के लिए 10 का या 90 का या 100 का फैक्टोरियल निकालने जाओगे तो उसकी रेंज क्रॉस कर जाती है इंटीजर की। इस वजह से हमें दूसरा डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। ये सब डेटा स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, है ना। फिलहाल के लिए आप जान लो कि लॉन्ग हमें यूज करना है, डेटा टाइप है ये। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने फंक्शन को कॉल कहाँ किया है? तो देखो फंक्शन, ये मेन नाम का फंक्शन स्टार्ट हो गया। मैंने बोला था फंक्शन कॉल जो है मेन के अंदर होगा, तो आप मेन के बॉडी को हम एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं कहाँ है भाई फंक्शन फैक्टोरियल नाम का। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है फैक्टोरियल, और वो नंबर दे दिया। मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली नंबर भी दे सकते हो या किसी वेरिएबल की मदद से भी दे सकते हो। यहाँ जो स्मॉल एन है वो एक वेरिएबल है, वो यहाँ पे देखो डिक्लेयर किया हुआ है। मैं इस पे भी आऊंगा, है ना। तो ये जो लिखा है ये एक फंक्शन का कॉल है। ठीक है, अब इस फंक्शन की डेफिनेशन पे चले देखते हैं। डेफिनेशन कहाँ लिखी है? तो थोड़ा और नीचे आए तो आप देखो यहाँ पे ये रही फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन है, ये कैसे मालूम? फंक्शन का नाम लिखा है, सेम चीजें वहीं पे लिखी है, जैसे इंट ऊपर लिखा तो वैसे इंट लिखा है, और सेम रिटर्न टाइप लिखा है। यानी कि ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक ये सब इसके फंक्शन की बॉडी के अंदर है। अब फैक्टोरियल काउंट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए देखो हमने क्या किया है, एक दो वेरिएबल एक्स्ट्रा डिक्लेयर किया, चल सकता है, कर सकते हैं हम। हमने एक लूप लगाया है, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप को भी मैं समझाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी वाली क्लास में। फॉर लूप जो है ये इनिशियल कंडीशन है फॉर लूप की। ये एक कंडीशन है जिसको हम बार बार चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम उस वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हमें फॉर लूप में मेंशन करनी होती है। फिर उसकी बॉडी स्टार्ट हुई फॉर की यहां से लेकर यहां तक, और उसकी बॉडी के अंदर हमने फैक्ट को लिखा है। कैसे लिखा है? फैक्ट स्टार काउंटर। मैं इसको समझाऊंगा अभी कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा। फिलहाल पूरे प्रोग्राम का एक ओवरव्यू ले लो, फिर मैं इसकी बॉडी को डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है। और यहां से लास्टली हमने रिटर्न कर दिया एक डेट आउटपुट।
मैंने कहा था ना कि ये फैक्ट जो है एक वैल्यू रिटर्न करता है, एक आउटपुट जनरेट करता है, तो वो आउटपुट यही वाला है। और ये जो है इस फैक्ट, स्मॉल फैक्ट, ये फैक्ट किस तरह का डेटा दे रहा है, तो लॉन्ग टाइप का डेटा दे रहा है। इस पे मैं आऊंगा अभी। ये तो ओवरव्यू था पूरे प्रोग्राम का। अब चलो हम वन बाय वन एक एक स्टेप को फिर से रीड आउट करते हैं। ठीक है, हेडर फाइल वाली लाइन समझ में आ गई। ये जो ऊपर की दो लाइनें लिखी हुई है इसको बोलते हैं कमेंट। इसका मतलब होता है कि हमें इस लाइन को यूज नहीं करना है प्रोग्राम में, ये बस आपकी जानकारी के लिए है कि जैसे एक नजर में अगर देखोगे, मान लो हो सकता है डाउट आया अरे ये क्या था, तो आप एक नोट्स लिखते हो ना अपनी कॉपी में भी, बुक में भी अंडरलाइन कर लेते हो, उसी तरह का टास्क है। ये हमें बताता है कि इस पूरे प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी एक कमेंट हमने किया है, इस लाइन को देखने के बाद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जो है ये एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन वाला टास्क हम कर रहे हैं। ठीक है, ये बता दिया, ये बता दिया, ये डिक्लेरेशन है फंक्शन का, ये भी बता दिया। कोई सा भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस का जो है वो स्टार्ट होगा कहां से, मेन नाम के फंक्शन से। कभी भी कोई सा भी प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले मेन के पास आए, ये भी एक फंक्शन है, इसके अंदर पैरामीटर एक भी नहीं है, इसका रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक काउंटर नाम से और एक स्मॉल एन नाम से, और ये दोनों वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूं जिसको देखकर यूजर एक नंबर टाइप करे, जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए क्या करते हैं, सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे सी आउट, ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, कोट्स के अंदर हम एक मैसेज लिख देंगे जो भी हमें डिस्प्ले कराना है। इन दोनों कोट्स के अंदर, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के अंदर जो भी लिखा है, जो कि अभी हाईलाइट मैंने किया, ये वाला एज इट इज जैसा लिखोगे वैसा का वैसा वहां पे प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज देखेगा यूजर। ठीक है, तो इस मैसेज को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको मैं बोलूं इंटर दी नंबर, तो आपको समझ में आएगा मुझे एक नंबर को प्रेस करना है। तो यूजर क्या करेगा, कोई एक नंबर देगा, मान लेते हैं 5। ठीक है, तो वो जो नंबर यूजर ने 5 दिया, वो नंबर आपको आपके प्रोग्राम में यूज करना है। तो वो नंबर क्या होगा, आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके स्टोर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एन नाम का, मैं ये वाला नंबर जो भी यूजर दे रहा है उसको इस एन के नाम के अंदर स्टोर कर दे रहा हूं। कोई सा भी इनपुट स्टोर करने के लिए हमें सीन यूज करना पड़ता है, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए सी आउट, और कोई वैल्यू वैल्यू जो यूजर ने डाला उसको किसी वेरिएबल के अंदर डालने के लिए, स्टोर करने के लिए सी इन। ये वाले ध्यान से देखना है, यहाँ पे इस ऑर्डर में है और यहाँ पे इस ऑर्डर में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है एक मैसेज कमेंट वाला, इस ये चलेगा नहीं। फिर से देखो यहाँ पे एक सी आउट लिखा है, सी आउट मतलब कि अब हम कुछ डिस्प्ले करने वाला काम करने वाले। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है, ये कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये मैसेज जो है वो एज इट इज लिखा आ जाएगा, फैक्टोरियल वैल्यू इज। अब दो चीजें यहाँ पे, एक है ये एन और दूसरा है यहाँ पे ये फंक्शन का कॉल। ठीक है, ये जो एन है, ये एन क्या था एक्चुअल में, ये एन है एक वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल के अंदर का स्टोर्ड डेटा आपको प्रिंट कराना है, फिर से सुनना, अगर किसी वेरिएबल के अंदर का स्टोर्ड डेटा आपको प्रिंट कराना है या डिस्प्ले कराना है, तो उसको भी हम सी आउट की मदद से प्रिंट करा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको यहाँ पे कोट्स नहीं लगाना होगा। अगर मैंने यहाँ पे कोट्स लगा दिया तो क्या होगा, ये एन जो है ये स्मॉल एन लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन मुझे एन थोड़ी ना चाहिए, मुझे एन के अंदर का डेटा चाहिए, जो डेटा यहाँ पे मैंने स्टोर किया था। तो वो डेटा प्रिंट करने के लिए मुझे इसको सिंपली ऐसे ही लिख देना होता है। ठीक है, यानी वेरिएबल के डेटा को प्रिंट कराना है तो बिना कोट्स का लिखो, कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो उसको कोट्स के साथ लिखो। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये फैक्टोरियल लिखा है ना, ये फैक्टोरियल लिखा है, इससे क्या होगा, इस फैक्टोरियल का जो भी डेटा होगा वो डेटा यहाँ पे आके प्रिंट होगा, ना कि फैक्टोरियल लिखा हुआ वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है,
फैक्टोरियल n का जो भी डेटा आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक, ये जो रिटर्न जीरो लिखा है, ये रिटर्न जीरो क्या है? इस रिटर्न जीरो का एक्चुअल मतलब होता है, अगर आपने मेन के अंदर रिटर्न जीरो लिखा है, इसका मतलब कि इस रिटर्न जीरो के ऊपर के जितने भी लाइनें थी यहां से लेकर यहां तक, ये सारी लाइनें चल चुकी हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं आई। ये दर्शाने के लिए हम लोगों को लिखना होता है रिटर्न जीरो। और दूसरा मतलब आप सोच सकते हो कि ये मेन जो है एक फंक्शन था, उसकी एक वैल्यू रिटर्न होने वाली है इंटीजर टाइप की, तो वो वैल्यू कौन सी है जो रिटर्न कर रहा है? वो जीरो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस कैसे होगा। सबसे पहले ये दो वेरिएबल बन जाएंगे, यूजर को एक मैसेज दिखेगा, यूजर एक नंबर टाइप करेगा, वो नंबर चला जाएगा एन के अंदर। फिर आपके पास यहाँ पे वो जो भी नंबर एन था, मान लो हम 5 लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में, तो 5 लिखा हुआ आएगा आपके स्क्रीन पर, इस एन की यहाँ इसके वजह से, सॉरी, इसके वजह से 5 लिखा हुआ आएगा। फिर लिखा आएगा फैक्टोरियल वैल्यू इज, ये मैसेज। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल दिखा, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसके बाद की लाइनें, यानी ये वाला लाइन जो रिटर्न जीरो है, उसको चलाना बंद कर देगा। जब भी फंक्शन कॉल करते हैं, जहां से भी फंक्शन कॉल होता है, तो कंट्रोल जो है या कंपाइलर जो है वहां का उसके बाद के लाइनों को चलाना बंद कर देता है और चला जाता है उसकी डेफिनीशन के पास। यानी जैसे ही मैंने ये लाइन देखा, तो ये डिस्प्ले होने से पहले, इसका रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले कंट्रोल या कंपाइलर यहां से उठकर चला आएगा यहाँ पे, ये वाला लाइन रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जब वो यहाँ पे आया, तो एन के अंदर क्या वैल्यू थी? 5। उसने उसके अंदर क्या किया? काउंटर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फैक्ट नाम का एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उस फैक्ट के अंदर 1 नाम का डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर हम चलाएंगे लूप, फॉर लूप। लूप जो होता है वो किसी काम को बार बार करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखो जो काउंटर यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था, वो काउंटर ये है, उसकी वैल्यू भी हमने बना दी 1। ये है एक कंडीशन जिसको हमें बार बार चेक करना है, जिसके कारण से ये फॉर लूप चलेगा। और इस काउंटर की वैल्यू जो स्टार्टिंग 1 थी, उसको हम बार बार 1 से एड अप करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना है, यहाँ मान लो अगर 10 लिखा होता, और तो इसका मतलब होता है सी प्लस प्लस, काउंटर प्लस प्लस का मतलब 10 में 1 ऐड करना। उसके बाद फिर से एक बार चेक होता, फिर से हम एक बार 1 ऐड करते। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे 1 लिखा है इस कारण से हम 1 ऐड कर रहे हैं, 10 लिख देंगे तो 10 ऐड होगा, नहीं, हर बार 1 ही ऐड होगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो। अगर आपने यहाँ ऐसा लिखा है तो इसका मतलब 1 ही ऐड करना है। अब ये फॉर लूप काम कैसे करता है, मैं क्या करता हूं, इस चीज को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। जैसे हमारा काउंटर कहां से स्टार्ट हुआ था? 1 से। दूसरा कंडीशन क्या लिखा है? काउंटर लेसर देन इक्वल टू, काउंटर लेसर देन इक्वल टू एन, और काउंटर प्लस प्लस। काउंटर में लिख नहीं रहा हूं, काउंटर को सी से बना दिया। ठीक है, उसके बाद अंदर लिखा है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू काउंटर, तो मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी बनाई और यहाँ पे फैक्ट को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी, फैक्ट इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई एन, यही लिखा था वहां। नो सर, एफ सी, मल्टीप्लाई। सॉरी, सी मल्टीप्लाई बाई फैक्ट। ठीक है, ये एन नहीं है, ये फैक्ट है, यहाँ पे फैक्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो सी की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। एन की इनिशियल वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं यूजर ने टाइप किया है 5। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करेंगे हम। सी की वैल्यू है 1, लेसर देन इक्वल टू एन की वैल्यू है 5, तो 1 लेस देन एन सही हुआ, 1 लेस देन 5 सही है। अगर फॉर लूप में कंडीशन सही होता है, तो उस फॉर लूप की बॉडी के अंदर जो लिखा है वो चल जाता है। ठीक है, यानी वो इंप्लीमेंट होगा। तो ये इंप्लीमेंट होगा तो कैसे होगा? देखो सी की वैल्यू क्या है अभी? 1। फैक्ट की वैल्यू आपने इस प्रोग्राम में यहाँ पे क्या ले रखा है? 1। ठीक है, तो फैक्ट की ओरिजिनल वैल्यू थी 1, तो ये 1 इंटू 1 यानी क्या हुआ? 1।
और वो 1 कहाँ चला जाएगा, वापस से फैक्ट में। तो फैक्ट की वैल्यू हो गई, मैं फैक्ट को यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद मैं सी की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, तो सी की नई वैल्यू क्या हो गई, 2। अब मैं ये कंडीशन चेक करूंगा, 2 लेसर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन अभी भी सही है, 2 स्मॉलर होता है, तो ये वाला लाइन फिर से चलेगा। तो सी की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2, यानी फैक्ट की नई वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर हम सी की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, सी की नई वैल्यू हो जाएगी 3। फिर हम ये चेक करेंगे 3 लेसर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फिर से सही है, हम अंदर जाएंगे, सी की वैल्यू है 3, फैक्ट की वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, वो 6 हो जाएगा वापस फैक्ट में स्टोर्ड, तो फैक्ट की नई वैल्यू हो गई 6। सी की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे, सी की नई वैल्यू हो जाएगी 4। हम ये कंडीशन को चेक करेंगे, 4 लेस देन होता है 5 से, कंडीशन ट्रू है। हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, सी की वैल्यू है 4, यहाँ से देखो फैक्ट की वैल्यू है 6, यहाँ से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 24, और वो जाके इस फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, यानी फैक्ट की नई वैल्यू हो गई 24। और फिर ये चलेगा सी प्लस प्लस, तो उसके वजह से हो जाएगा ये 5। और अब हम इसको फिर से चेक करेंगे, 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन वाला कंडीशन तो गलत है, लेकिन इक्वल वाला कंडीशन सही है, यानी कि ये कंडीशन फिर से सही हो गया। हम अंदर जाएंगे, सी की वैल्यू है 5, फैक्ट की वैल्यू है 24, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 120, और वो चला जाएगा फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो फिर पहले सी सर जो क्या, पहले फैक्ट की वैल्यू 1 लिए हुए थे उसी फैक्ट को लेंगे या फिर न्यू फैक्ट की वैल्यू आ रही है उसको लेंगे सर? नहीं, ये जो है एक्चुअल में होता क्या है, यहां से जो फैक्ट की वैल्यू हमने 6 लिया, सॉरी ये वाला बता रहा हूँ, लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, सी की वैल्यू है 4, सॉरी सी की वैल्यू है 5, और फैक्ट की वैल्यू रहती है 24, ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके वो वापस फैक्ट में ही चला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो उसको एक मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। तो इनिशियली मेमोरी में फैक्ट की वैल्यू थी 1, जब यहाँ पे कोई वैल्यू हमने अपडेट किया और यहाँ से असाइन कर देते हैं, तो ये वाला मेमोरी बस का डेटा चेंज हो करके फिर वैल्यू अपडेट वहीं पे हो जाता है, उसी फैक्ट में, एक ही फैक्ट है, दूसरे फैक्ट नहीं है, ठीक है। ये सब बताऊंगा यार, मतलब ये तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर का था, अब इतने बेसिक में जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सबसे पहले हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, राइट साइड का इवेल्युएट करने के बाद जो भी डेटा आता है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। राइट हैंड साइड में सी है, सी की वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट से, फैक्ट की प्रेजेंट वैल्यू है 24, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, आंसर मिलेगा 120, ये 120 जाके स्टोर हो जाएगा वापस से फैक्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे 120 लिखा है, ठीक है। फिर क्या होगा, सी प्लस प्लस के वजह से 5 की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। अब ये कंडीशन चेक करो, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम फॉर की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और जब आप फॉर की बॉडी से बाहर आए हो तो ध्यान देना फैक्ट की वैल्यू क्या होके आई है, 120। अब आ जाओ वापस कोड पे, देखो फॉर की कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि काउंटर की वैल्यू हमने कहा लेके आ गए थे 6 पे, और एन की वैल्यू थी 5, यानी फॉर की बॉडी के अंदर हम नहीं जाएंगे, यानी ये वाला लाइन अब नहीं चलेगा। तो उसके बाद का स्टेटमेंट चलाओ, उसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न फैक्ट, यानी कि फैक्ट नाम का वेरिएबल में जो डेटा है वो रिटर्न कर दो। तो फैक्ट नाम के वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर था, फैक्ट नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर था 120, तो वो 120 जो है रिटर्न हो जाएगा। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर क्या करता है, उसके बाद की लाइनों को बंद कर देता है, वो उठ के यहाँ आ गया। अब वो उसने ये पूरी लाइन चलाई और यहाँ देखा रिटर्न, तो अब उसको समझ में आया कि अब मुझे वापस वहीं जाना है जहां से मैं आया था, और साथ ही साथ मुझे एक डेटा को भी लेके जाना है जो कि इसके अंदर है। तो कंट्रोल कहाँ चला आएगा वापस, वो वापस चला आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो लेके क्या आ जाएगा, 120, जो कि फैक्ट में स्टोर था। और क्योंकि ये लिखा हुआ है सी आउट के साथ, इसका मतलब वो 120 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलाएंगे ये लाइन, और क्योंकि अब ये लाइन चल चुका है, यानी कि कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम आपका खत्म हो चुका है, सब कुछ चल चुका, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो ये लाइन जो था ये कोड था। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूं। जब मैंने इसको रन किया है
थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी, ये इंटरनेट से चल रहा है एक्चुअली। रुक जाओ, मैं, हाँ, सॉरी, मैं इसको कॉपी करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ा स्लो हो गया है ना। मेरे पास टाइम नहीं था कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इसलिए मैं इंटरनेट से ही चला रहा हूँ, है ना। इसको मैंने रन किया है, उसी कोड को, कोई चेंज नहीं किया है मैंने। तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है इंटर दी नंबर। ये इंटर दी नंबर कहाँ से आया? ये वाला इस सी आउट से आया है, ठीक है। अब इस मैसेज को देख के मैं क्या करूंगा, नंबर टाइप करूंगा। तो मैंने टाइप कर दिया 5 और प्रेस किया इंटर। तो जब मैंने इंटर प्रेस किया तो वो 5 जो है इस सीन की मदद से चला गया एन में, और अब ये वाला सी आउट चल रहा है। तो ये सी आउट चल रहा है, तो पहले एन वेरिएबल का डेटा प्रिंट हुआ, तो वेरिएबल के अंदर क्या था 5, तो 5 लिखा आ गया। फिर ये वाला मैसेज एज इट इज प्रिंट हुआ, तो वो वाला मैसेज एज इट इज आ गया। फिर ये फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल गया, तो फैक्टोरियल नाम के कॉल जाने की वजह से ये पूरी लाइनें चली, और यहां से लेके आया वो 120, और वो 120 लेकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस वजह से यहाँ पे आया है 120। ठीक है, इसी प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कराओ, और इस बार मैंने ले लिया 5 की जगह 8, इंटर प्रेस किया तो 8 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब देखो जो बच्चे पूछते हैं सर ये लॉन्ग क्या है, इसको हटा दो, तो मैं क्या करता हूँ, इस लॉन्ग को हटा के यहाँ लिख देता हूँ इंट। ठीक है, कर सकता हूँ डेटा टाइप। तो इस इंट की वजह से मुझे और भी जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। थोड़ा स्लो है, 1 मिनट। मैंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया है ना, वो चल नहीं रहा था। तो देखो मैंने यहाँ इंट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे भी और फंक्शन के डेफिनेशन में भी। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया 5 और इंटर प्रेस किया, तो नंबर आ गया, कोई चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ। इस बार मैंने 8 टाइप किया, पिछली बार भी 8 टाइप किया था, तो इस बार भी आंसर आ गया। लेकिन इस प्रोग्राम को मैं फिर से एक बार रन करूंगा, 2 बार से ज्यादा नहीं करने देता क्या? सेम प्रोग्राम को मैं फिर से रन कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो है मैंने 10 टाइप किया है। चल गया, नंबर देखो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। अब एक बार और प्रिंट करते हैं, मान लो मैंने इसको कर दिया 25, देखो ये नंबर चलता चला गया, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि ये सही आ रहा है या नहीं। इसको और रन करते जाओ। मैं एक्चुअली में ये इंटीजर की रेंज के बाहर गया, अच्छा सॉरी, ये 64 बिट का है, तो उसके लिए ज्यादा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, 1 सेकंड। मान लो मैंने यहाँ पे 321 का फैक्टोरियल निकालने की कोशिश किया, हाँ। तो देखो जैसे ही आपने बहुत ज्यादा बड़ा नंबर लिखा, तो इसकी फैक्टोरियल आपने देखा होगा, 50 का फैक्टोरियल कितना 6-7 डिजिट में आया था। तो ये 321 या 122 इस तरह के नंबर का और भी लंबा आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे जीरो लिखा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो हमने यूज किया है रिटर्न टाइप, वो इंटीजर टाइप का यूज किया है। ठीक है, इंटीजर टाइप की भी एक लिमिट होती है कि वो इतने बड़े नंबर को ही प्रिंट कर सकता है। अगर उस नंबर की लिमिट से ज्यादा बड़ा नंबर अगर आपको आ गया, तो आपको अपना डेटा टाइप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ था लॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग कर दूं और फिर नीचे भी लॉन्ग करना पड़ेगा,